नमस्कार दोस्तों, आंशिक सर क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है, IBPS RRB ग्रामीण बैंक की ये वैकेंसी है। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल्स की जानेंगे। अभी इसका नोटिफिकेशन कल आया है और आज से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 1 जुलाई से। इसमें हम क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में, मैं आपको पूरा एज के बारे में बताऊँगा, कितने एज के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है वो बताऊँगा, लोकल लैंग्वेज का क्या नाटक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न बताऊंगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है यहाँ पर। ये मैं पूरी जानकारी आपको इसके संबंध में दूंगा और भी जो भी जानकारी होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन इसका आ गया है, सभी लोगों को वीडियो शेयर कर दें। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, 9500 वैकेंसी बहुत होती हैं, ये 9500 से भी ज़्यादा है। 9600 कुछ पोस्ट है, मैंने टोटल ऐड किया इनको, 9600 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो 9500 से ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ मिलने वाली है। 9000 पोस्ट बहुत होती हैं भाई, है ना। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सभी लोगों को वीडियो शेयर कर दें, सभी लोगों को इसकी जानकारी दें और तैयारी में जुट जाएं। अभी 3 महीने आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें। आप बिल्कुल आपको मेन पॉइंट की मैं बात बताऊंगा। इसका आप सिलेबस, इसका ये जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 45 पेज का है, 44-45 पेज का है। इसमें से मैंने जो आपके काम के लिए वो भी मैंने निकालनी है, इसलिए मैंने अपने जो मेरा थंबनेल है मैंने उस पर लिखा हुआ है सीधी बात नो बकवास, केवल जो आपके काम की बात है मैं वही बताऊंगा, उसके अलावा आपको कुछ बताने वाला यहाँ नहीं हूँ। ठीक, बाकी का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा, किसी को और जानकारी चाहिए हो तो वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से। तो ये मैं आपको फिर बता दूं, IBPS ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकली है। IBPS ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकली है। IBPS का पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, है ना। ये लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, है ना। ये जो IBPS है वो बैंक के एग्जाम कंडक्ट कराती है और ये RRB जो है वो ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकली है, जिसको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकली है ये। और इसमें क्या है, 4 प्रकार की पोस्ट है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसमें 4 प्रकार की पोस्ट है। एक है क्लर्क की, इसे ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट। ये देखो लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर मतलब बैंक PO की वैकेंसी है। तो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ये 3 ये PO के लिए हो गई। और ये जो ऑफिस असिस्टेंट लिखा है ये क्लर्क के लिए वैकेंसी है, ये लगा ना ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, है ना। तो ये RRB में ये जगह निकली है और इसका फॉर्म भरना मैं सब कुछ अभी बता दे रहा हूँ कि इसका जो फॉर्म है वो आप कब भर सकते हैं, कब से भरना शुरू होगा। बात करते हैं यहाँ बैंकों की। तो ये जो IBPS में जितनी बैंकें हैं ये उनकी लिस्ट है पूरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी बैंकें हैं, ये लिखी हुई हैं, है ना। इसमें आप देखना चाहें तो देख लें। इसमें अभी से ये काम की आपके नहीं है, इसलिए मैंने आपको हटा दिया। ठीक, अब बात करते हैं एज, उम्र, कितने उम्र के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सभी लोग देख लें आप, है ना। पहले बात करते हैं क्लर्क में कहाँ से कहाँ तक की उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 साल से लेकर 28 साल तक के वो सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिनकी उम्र जिनका जन्म 2/7/1992 से लेकर 1/7/2002 के बीच में हुआ है ना। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि सर हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, हम 18 के हुए क्या नहीं। तो आपको मैं यहाँ बहुत अच्छी बात इन्होंने बता दी है कि आपका जन्म यदि 2/7/1992 से लेकर 1/7/2002 के बीच में हुआ है तो आप क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं ऑफिस स्किल फर्स्ट की। स्किल फर्स्ट में अगर बात करें तो इसकी उम्र कितने दी है उनने, इसके लिए उम्र दी है उन्हें 18 से लेकर 30 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब यहाँ 2 साल PO के लिए बढ़ जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र जो 29 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, तो वो क्लर्क में तो फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन PO का फॉर्म भर सकता है। इसमें भी उन्होंने कह दिया कि 3/7/1990 से लेकर 30/6/2002 तक के जो उम्र के व्यक्ति हैं, उम्र के स्टूडेंट हैं, वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के काम की यही 2 वैकेंसी हैं। ये 2 वैकेंसी आप लोगों के काम की नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा है ना। इनमें एक्सपीरियंस मांगा है। ये वही व्यक्ति के लिए हैं, स्किल 2 और स्किल 3, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, जिनके पास बैंक का एक्सपीरियंस है 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है ना। तो ये आपके लिए काम की नहीं है, इसलिए मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं। अब मैं आपको केवल क्लर्क और PO के बारे में इनकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बाकी मैं आपको डेट इसमें लिखी हुई है, 21 से 32 साल की उम्र के व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं 2 का, और 21 से 40 साल के व्यक्ति स्किल 3 का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन, किन लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो वो देख लो आप, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, SC और ST के जो छात्र हैं उनको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कहने का मतलब अगर कोई SC कैटेगरी का बच्चा है और वो क्लर्क का फॉर्म भरना चाह रहा है, तो अगर वो 32 साल का भी हो गया तो भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि 28 में 5 साल जुड़ते हो तो ये 33 साल होती हैं। 33 साल तक आप फॉर्म भर पाओगे। और बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास मतलब OBC की, तो OBC वाला 3 साल और फॉर्म भर सकता है। तो 28 में अगर आप 3 साल और जोड़
जोड़ देते हो तो 28 और 3 31 हो जाएगा यहाँ। तो 31 साल के उम्र तक के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और केवल क्लर्क में नहीं, वही आल पीयू में है, वही सेकंड स्केल में, वही थर्ड स्केल में है। तो मैंने आपको यहाँ एक पॉइंट और क्लियर कर दिया कि एज में क्या मांग रहे हैं, तो एज आपका ये रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ क्वालिफिकेशन की। एज मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन और देख लीजिए। क्वालिफिकेशन की मैं सीधी सी आपको बात बता दे रहा हूँ, अगर आप क्लर्क का और पीओ का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास केवल और केवल ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल क्लर्क का भी फॉर्म भर सकते हैं और पीओ का फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए इसमें ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, बैचलर डिग्री इन एनी फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। बिल्कुल, तो आप यहाँ क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं या पीओ का फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ भर सकते हैं। और उन्होंने क्या कहा, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में लिखा है लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए और लिखा है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बस ये होनी चाहिए, नॉलेज है ना, उन्होंने यहाँ अनिवार्य नहीं मांगा। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ क्लर्क में और यही चीज़ बेटा पीओ में भी है। पीओ में भी मैंने बैचलर डिग्री मांगी है बस। तो आप क्लर्क और पीओ का फॉर्म भर सकते हैं आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो, ठीक, बिल्कुल। अब बात करते हैं इनके और ऑफिसर स्किल सेकंड की, थर्ड की, तो इससे मतलब नहीं है, उनका मैं आपको बताने वाला भी नहीं है, ठीक, बिल्कुल। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमारा फाइनल चल रहा है तो फाइनल वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल फाइनल वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका रिजल्ट, देखो ये लिखा, रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/7/2020। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट 21/7/2020 तक आने वाला हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल जी। जिन लोगों का 21/7/2020 तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। अगला पॉइंट हमारा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो देख लीजिए ध्यान से। SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये यहाँ फॉर्म फीस है। और इसके अलावा जितने भी और कैंडिडेट्स बच जाते हैं उनके लिए 850 रुपये फीस लगेगी। ऑफिसर स्केल 1 2 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिसर स्केल 1 2 3 की बात कर रहा हूँ, इनके लिए फ़ीस का ये नाटक है। और क्लर्क के अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो SC ST के लिए आपको 175 रुपये देने होंगे। और अन्य कैटेगरी चाहे OBC हो चाहे MPBS उसका जनरल वाले हों, उन सभी के लिए 850 रुपये यहाँ पर आपको पे करने ही पड़ेंगे। 850 रुपये ये तो ऑनलाइन चार्ज है, मतलब इनका फ़ीस का है, प्लस आपको 40-50 रुपये फॉर्म भरने वाले को देने पड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ फ़ीस ने बढ़ा दी है, पहले ये ग्रामीण बैंक की फ़ीस लगभग 600 रुपये थी, अब ये 200 रुपये और बढ़ा दिए हैं। तो SC ST वाले तो बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हैं, जनरल और OBC वाले भी फॉर्म भरें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 900 रुपये, 800, 850, 900 रुपये इसमें खर्च होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ये तो मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ीस की बता दी। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, पहले बात करते हैं हम किसकी, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की बात करना। तो जो प्री है, मैं पहले प्री के बारे में बता रहा हूँ। प्री जो होगा वो कैसा होगा, तो प्री ऑब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल। मात्र 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, केवल और केवल रीजनिंग और मैथ आना है, केवल और केवल रीजनिंग और मैथ आना। 2 सब्जेक्ट आपके आएंगे, 40 क्वेश्चन के, टोटल होता है 80 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन ये 40 नंबर के, टोटल मार्क्स होते हैं 80। बस यहाँ टाइम की प्रॉब्लम होने वाली है थोड़ी सी। ये आपको 80 क्वेश्चन मात्र 45 मिनट में करने हैं, ये आपको 80 क्वेश्चन 45 मिनट में करने हैं। कट ऑफ भी अच्छा जाता है बेटा, 70-72 नंबर कट ऑफ जाता है जनरल का कट ऑफ 70-72 जाता है। बाकी फिर धीरे धीरे 5-5, 7-7, 8 अंक उतार दो आप तो बाकी कैटेगरीज में आ जाते हैं, बिल्कुल। अगर आपके नंबर 65 समथिंग आ रहे हैं SC ST वालों के तो आप बिल्कुल सोच के सिलेक्शन हो सकता है आपका। तो यहाँ प्री की बात हम ये कर रहे हैं कि प्री का जो है वो 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, 45 मिनट में आपको करने हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 मिनट में आपके ये 40 क्वेश्चन हो जाते हैं रीजनिंग के, और लगभग 25 मिनट में लगभग ये 40 क्वेश्चन मैथ के आप कर सकते हो। जरूरी नहीं 40 पूरे हो ही जाएँ, है ना, 5-5 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप 70 कर लेते हो, 72 कर लेते हो तब भी सही है, बस करना पूरे सही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है बेटा। तो ये मैंने आपको प्री का बता दिया सिलेबस। ये ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए, जो क्लर्क के लिए वही पीओ के लिए, पीओ में भी वही आने वाला है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथ के, वही टाइम रहने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट ऑफ बिल्कुल होगा बेटा, कट ऑफ इसमें होगा, कट ऑफ मतलब ये जो माइनस मार्किंग है वो बिल्कुल होगी, 1/4 की माइनस मार्किंग हुई। ये तो मैंने आपको प्री का सिलेबस बता दिया। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। मेंस का सिलेबस सुन लो, मेंस का सिलेबस भी बहुत शानदार सिलेबस है मेंस का, बड़े आराम से आप निकल सकते हो। इसमें इंग्लिश का कोई रट्टा नहीं है, एकमात्र ऐसी बैंक है ग्रामीण बैंक जिसमें इंग्लिश का कोई रट्टा नहीं है। यहाँ पर आप हिंदी में भी काम चल सकता है आपका,
चलिए मैं आपको मेंस का सिलेबस बता दे रहा हूँ। रीजनिंग आनी है, 40 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के, 50 नंबर के आएंगे। और मैथमेटिक्स भी 40 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप 50 नंबर के। तो आपके 100 नंबर तो यही हो गए। 200 नंबर का आपका टेस्ट होना, जिसमें 100 नंबर तो आपके मैथ और रीजनिंग के हो गए। बात करते हैं कंप्यूटर जीएस की, तो 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, जिसमें 20 नंबर मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। जीएस की बात करें तो जीएस के जो क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी आप एक एग्जाम दे सकते हैं, मतलब या तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आप इंग्लिश 40 क्वेश्चन करेंगे 40 नंबर के, हिंदी करेंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, कोई भी आपको एक करना होगा। इसलिए उसने देखो 4th में ए और बी बना के रखा है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के। टाइम होता है 2 घंटे। 2 घंटे बहुत होता है बेटा, 120 मिनट बहुत होते हैं। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो ये मैंने आपको क्लर्क का बताया, क्लर्क में ये नाटक है। और ऐसा ही यही हाल पीओ का है, ऑफिसर स्केल 1 का है, उसमें भी यही है। रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज। बिल्कुल आप देख लीजिए, सब चीज़ें वही की वही हैं। तो पीओ के में भी वही है। बिल्कुल भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। पेनल्टी मतलब वही मैंने आपसे कहा था, माइनस मार्किंग है इसमें। तो लिखा हुआ है कि देखो देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क। बिल्कुल, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच आर रॉन्ग आंसर हैज़ गिवन। यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे कंप्लीटली तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बीन गिवन बाई द कैंडिडेट 1/4। ये देखो ये लिखा माइनस मार्किंग 1/4 की होगी। 1/4 मतलब 0.25 नंबर कट जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपका गलत है तो। 1/4 एक चौथाई हिस्सा कट जाता है। बिल्कुल, तो ये मैंने आपको बता दिया। पेनल्टी आपकी क्या लगेगी, आउट ऑफ ये कट ऑफ स्कोर, मतलब आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मैं आपको कट ऑफ बता दूं, यहाँ ये कट ऑफ बिल्कुल क्लियर नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि शॉर्ट लिस्ट, जो लिस्ट बनती है उसमें आपका नाम आ जाता है, तो आप बिल्कुल क्लियर हैं। देखो इसमें लिखा है ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड, ये आप इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, ये कोई लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो स्केल 1 हो, स्केल 2, स्केल 3, सबके लिए यही है। आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में होना, मतलब शॉर्ट लिस्ट जो होगी उसमें आपका नाम होना चाहिए, लास्ट में जो लिस्ट बनेगी वो। बात करते हैं इंटरव्यू की। बिल्कुल, इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान से सुन लें। यहाँ क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू नहीं। जो लोग क्लर्क का एग्जाम देंगे उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ, पीओ ये 1st, 2nd, 3rd तीनों में इंटरव्यू रहेगा भाई। बिल्कुल, ऑफिसर स्केल 1st, 2nd, 3rd में इंटरव्यू रहेगा। प्री के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद बेटा इंटरव्यू होगा। तो मैंने आपको मेंस का भी सिलेबस बता दिया, प्री का भी सिलेबस बता दिया। मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। एक बात और सुन लो, प्री जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। प्री जो है वो एकदम केवल और केवल क्वालिफाइंग है। उसके नंबर मेंस में या लास्ट में जो आपको जॉब मिलेगी उसमें नहीं जुड़ेंगे, उसमें आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लास्ट में नंबर मेंस के और इंटरव्यू के ही जुड़ेंगे। तो प्री केवल क्वालिफाइंग है। आगे हम बढ़ रहे हैं, देख लीजिए आप आगे। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लिखा है। बिल्कुल, यहाँ आपको देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि 15 मिनट पहले पहुँचाना, रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट पहले पहुँच जाएँ वहाँ। बिल्कुल सभी लोग। आगे लिखा है मास्क लगा के जाएँ, वियरिंग मास्क इन कंपलसरी है मास्क पहनना, ग्लव्स पहन के जाएँ। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पानी की ऐसी बोतल लें जो आर पार दिखता हो, जिसमें पानी क्लियर बिल्कुल, अंदर कुछ और ना भरा हो जिससे आप चीटिंग कर लें, है ना। आगे लिखा है सैनिटाइजर की 50 ml की बोतल लें, एक सिंपल पेन हो। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ID कार्ड इज ओरिजिनल और फोटोग्राफी, फोटोकॉपी ऑफ ID कार्ड ETC। ये जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी कागज़ हैं वो आप लेके जाएँ, उसके अलावा अन्यथा कोई चीज़ ना लेके जाएँ, सब आपको बाहर रखना पड़ेगा। आगे लिखा हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको घर पे खुद करना नहीं हो, बाकी आपका अगर कर लेते हैं अप्लाई तो आपको मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, आप लोग अप्लाई कर ही लेंगे। बाकी आप ऑनलाइन की दुकान पे जाएंगे, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, वो फॉर्म वहाँ भर देगा। फोटो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोटो जो है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की फोटो चाहिए। तो आप जब फोटो खिंचवाएं नई, है ना, लगभग 7-8 फोटो या 5 फोटो खिंचवा के रखें। तो जो आपके फॉर्म में फोटो लगेगी वो इस साइज़ की लगेगी, उसको फोटो आप जिससे आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसको बता दें कि ये साइज़ चाहिए। अगली बात इसमें लगी सिग्नेचर जो है वो आप कैपिटल लेटर में ना करें, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में ना करें, क्योंकि उसमें आगे लिखा हुआ है सिग्नेचर कैपिटल लेटर में मान्य नहीं होंगे। ये लगा है सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बिल्कुल, तो सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर में ना करें। जो सिग्नेचर आप यहाँ फॉर्म भरने में करेंगे वही सिग्नेचर आपको वहाँ भी करने पड़ेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। बाकी मैंने आपको फीस बताई दी है, मतलब इसका जो फॉर्म भरने की फ़ीस आपको बताई दी है कि कितना फीस लगनी है। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो की, जो डेट्स हैं वो आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर उन्होंने कहा कि फॉर्म कब से भरेंगे, ये लिखा हुआ है देखो, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस
इंटीमेशन चार्जेस जो भी हैं वो क्या होंगे, तो उन्होंने कहा 1/7/2020 से 21/7/2020 तक फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक साथ मतलब आज से शुरू हो गई है बेटा, 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि बिल्कुल देख लीजिए ध्यान से, आगे उन्होंने कहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री, आपको मैं आपके मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ, ये और ये प्री का एग्जाम कब होगा, तो उन्होंने कहा सितंबर-अक्टूबर 2020 में प्री का एग्जाम हो जाएगा। मान लीजिए सितंबर में अगर एग्जाम है, आपको अभी 3 महीने मिल रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में अगर मान लो लास्ट सितंबर में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, तो आपके लिए अभी लगभग 3 साढ़े 3 महीने हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि इसका प्री का एग्जाम कब होगा, तो सितंबर-अक्टूबर में होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, जैसे ही आपका एग्जाम उसका लगभग 10-15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, तो ये प्री का रिजल्ट आ गया। प्री के रिजल्ट के बाद मेंस का एग्जाम कब होगा, तो उन्होंने कहा अक्टूबर-नवंबर में मेंस का एग्जाम होगा, 1 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। बिल्कुल मेंस का जो बिल्कुल मेंस का रिजल्ट कब आएगा, तो अक्टूबर-नवंबर में उसके 10-15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ आपका इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू ये देखो इंटरव्यू की डेट लिखी है नवंबर के लास्ट तक वो आपका इंटरव्यू करा लेंगे, और आपको जो जॉब है वो जनवरी 2021 में मिल जाएगी। मतलब इसी साल आप, ये बैंक वालों की प्रोसेस बहुत शानदार और बहुत सुपर होती है, फटाफट सब काम उसका हो जाता है। तो आपको ये मान के चलिए कि ये जनवरी 2021 में आपको यहाँ से नौकरी मिलने वाली है। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करें। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ जो हैं वो स्टेट वाइज क्या वैकेंसी निकली हैं, तो आप सभी लोग अपने अपने राज्य की यहाँ वैकेंसी देख लें, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और देखो मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप जहाँ से फार्म भरेंगे आपको पेपर देने वहीं जाना पड़ेगा, है ना, पेपर देने आपको वहीं जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिए आप। अगर आपने पश्चिम बंगाल से फॉर्म भरा तो पश्चिम बंगाल आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, पश्चिम बंगाली की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब आपको बंगाली आनी चाहिए, तभी आप वहाँ का फॉर्म भरें, नहीं तो नहीं भरें, नहीं तो आपका आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आप वहाँ से फॉर्म भरें जहाँ हिंदी बोली जाती हो, अगर आप हिंदी भाषी राज्य के हैं तो, और अन्य राज्य के हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ वैकेंसी देख लें। तो चलिए मैं आपको यहाँ आसपास की वैकेंसी बता दे रहा हूँ जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो आप देखो जैसे गुजरात हो गया, गुजरात में 82 वैकेंसीज हैं जनरल वालों की। देखिए जनरल वालों की बता रहा हूँ मैं, ये जनरल वालों की वैकेंसी है 82। ये लाइन जनरल वालों की है, ध्यान रखें, ये जनरल वालों की लाइन है, तो मैं जनरल की बता रहा हूँ, बाकी ये SC ST वालों की लाइन है। तो आप अपने हिसाब से अपनी वैकेंसी देख लें, ये SC की है, ये ST की है, ये OBC की है, बिल्कुल सभी लोग अपने अपनी देख लें। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखो छत्तीसगढ़ में 58 वैकेंसी हैं, गुजरात में 82 वैकेंसी हैं, हरियाणा में 47 हैं जनरल वालों के लिए, हिमाचल प्रदेश में 28 हैं, जम्मू कश्मीर में 11 हैं। ठीक, आगे हम बढ़ रहे हैं, ये देखो आपका मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वैकेंसी है, कलर की 141 वैकेंसी हैं, है ना, 141 वैकेंसी है मध्य प्रदेश में। और ये 42 और जोड़ दो तो लगभग आपके यहाँ पर लगभग 250 वैकेंसी होने वाली हैं। हाँ, 183 लगभग वैकेंसी हो जाएंगी टोटल मिला के। अगर आप महाराष्ट्र की बात करते तो महाराष्ट्र में 76 वैकेंसी, लेकिन आपको मराठी आना जरूरी है वहाँ। ठीक, बाकी और राज्यों की इसमें लिखी हुई है। पंजाब, राजस्थान से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो राजस्थान में यहाँ 90 वैकेंसी है, तो आप राजस्थान से भी भर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 47 वैकेंसी आपको ये मिल जाती हैं, तो लगभग 137 वैकेंसी होती है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आप उत्तर प्रदेश से भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यूपी की भी लैंग्वेज जो है वो हिंदी ही है। यूपी में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यूपी में बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, देख लीजिए 276 वैकेंसी क्लर्क की ये हैं, और आर्यव्रत बैंक में 396 वैकेंसी ये हैं, और 88 वैकेंसी ये हैं। लगभग आप मान के चलें कि आपको यहाँ पर 650-700 वैकेंसियाँ मिलने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप ये भी समझें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत है, 21 करोड़ जनसंख्या वहाँ की, अपनी 7 करोड़ है मध्य प्रदेश की। तो अब जैसा जहाँ जितनी वैकेंसी होती है वहाँ की जनसंख्या सबसे वो बढ़ जाती है ना। चलिए आप फॉर्म कहीं से भी भर सकते हैं, उत्तर प्रदेश आपके नज़दीक में भी है तो आप वहाँ पेपर देने जा सकते हैं। नॉर्मली आप एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा, अगर आप यूपी में फॉर्म भरते हैं तो लखनऊ या कानपुर, यही एग्ज़ाम सेंटर मिलते हैं। अब बात करते हैं पीओ के लिए, तो पीओ की भी वैकेंसी इसमें डली हुई है, देख लीजिए आप, पूरी लिस्ट है ये पीओ की भी। और पीओ की मध्य प्रदेश में वैकेंसी 79 और 17 हैं, तो लगभग ये 96 वैकेंसी हो जाती हैं। और यहाँ भी सभी राज्यों की वैकेंसी डली हुई हैं, तो आप इसको भी देख लेना, है ना। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर आप मध्य प्रदेश से वैकेंसी भरते हैं तो मध्य प्रदेश से मैं आपको मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन सेंटर बता दे रहा हूँ। भोपाल आपको मिल जाएगा, ग्वालियर मिल जाएगा, इंदौर मिल जाएगा, जबलपुर मिल जाएगा, सागर है, सतना है, उज्जैन है। ये आपको 7 एग्ज़ाम सेंटर मिल रहे हैं। तो जो आप जिसके आपके नज़दीक पड़ता हो वो लोग वहाँ के डाल दें। दतिया के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग सभी लोग ग्वालियर इसका एग्ज़ाम सेंटर डालें, उसमें आपको 5 एग्ज़ाम सेंटर भरने पड़ते हैं, उनमें से आपको कोई भी मिल जाएगा। तो आप पहले नंबर पर ग्वालियर डालें, दतिया वाले सभी स्टूडेंट दतिया ग्वालियर वाले पहले नंबर पर आप ग्वालियर डालें, फिर उसके बाद डालें सागर आपसे नज़दीक पड़ेगा, बिल्कुल सागर नज़दीक पड़ेगा। फिर तीसरे नंबर पर भोपाल डाल दें, है ना, जबलपुर डाल दें, इंदौर आपके लिए थोड़ा दूर पड़ जाएगा, इंदौर उज्जैन पास में ही है तो वो लास्ट में डाली जाएगा। ठीक, बाकी के लोग अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश, बाकी के लोग आप देख लें यहाँ से, जैसे उत्तर प्रदेश के जो लोग निवासी हैं, या अगर आप मध्य प्रदेश के दतिया ग्वालियर के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अगर यूपी से फॉर्म भरना चाहें तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आगरा डालें, अगर आपके लिए पास पड़ेगा यहाँ से, बिल्कुल
आगरा हो गया, झांसी डाल दिया, झांसी आपके लिए और पास पड़ेगा, है ना। बाकी जो एग्जाम सेंटर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये देखो लखनऊ, मैंने आपसे कहा था लखनऊ आपको मिल जाएगा, है ना। जो भी आपके जो पास पड़ता हो वो आप वहाँ से डाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स में होने वाली नहीं है। ये तो मैंने आपको एग्जाम सेंटर बता दिए। चलिए यहाँ तक आपका ये जो पूरी डिटेल है मैं आपको पूरी फुल डिटेल इसकी बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आगे की, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।